Hello and welcome to my YouTube channel. So this is प्राची बंसल और हम इस पूरी सीरीज़ के अंदर कवर अप करने वाले हैं होम साइंस का सिलेबस फॉर प्रिपरेशन ऑफ यूजीसी नेट एंड वेरियस अदर स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। और इस सीरीज़ के अंदर पर्टिकुलरली हम कंप्लीट करेंगे हमारा होम साइंस का फूड साइंस एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट का यूनिट सबसे पहले। तो इस सीरीज़ के अंदर हम अभी फ़िलहाल पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फूड। ओके, वेट। Okay, so we will cover up food science and nutrition and the properties of the food in the particular lecture। और ये सीरीज़ बाईलिंगुअल होने वाली है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में होने वाली है। तो आई डोंट थिंक कि किसी को प्रॉब्लम होगी। यू कैन शेयर योर थॉट्स एंड योर प्रॉब्लम्स एंड ऑल योर क्वेश्चंस ऑन दिस चैनल और हम उसको मिलकर सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेटिंग। फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। सो सबसे पहले हम कवर अप करने वाले हैं व्हाट इज़ फूड साइंस। ओके, व्हाट इज़ फूड साइंस। तो फूड क्या होता है? फूड हमारा मिक्सचर होता है बहुत सारे डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट्स का बना हुआ, ठीक है। तो अब यही केमिकल कंपोनेंट्स क्या है, रिएक्ट करते हैं जब हम फूड को प्रिपेयर करते हैं, कुक करते हैं या हैंडल करते हैं या प्रोसेस करते हैं। तो इन्हीं चेंजेस को स्टडी करता है हमारा फूड साइंस। तो लेट्स read the definition first. Food is a mixture of many different chemical components, right? The study of food science involves an understanding of changes that occurs in these components during food preparation, whether natural or induced by handling process। ठीक है, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो हैंडलिंग प्रोसेस के थ्रू चेंजेस आ रहे हों, बट जो भी चेंजेस आते हैं फूड के अंदर जब भी हम फूड को हैंडल करते हैं तो या फूड को प्रिपेयर करते हैं तो उसी की स्टडी को हम फूड साइंस कहते हैं। Another definition is food science is a study of physical, biological and chemical makeup of the food। तो फूड के अंदर फिजिकल या केमिकल और बायोलॉजिकल जो भी क्या है चेंजेस आते हैं या जो भी चेंजेस होते हैं या जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको स्टडी करने के लिए हमारे पास फूड साइंस है। अब बहुत सारी केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस होते हैं या रिएक्शंस होते हैं जब हम फूड को प्रिपेयर करते हैं। ये रिएक्शंस क्या है, इंटरेक्ट करते हैं डिफरेंट मीडियम में, मीडियम ऑफ कुकिंग में, ठीक है। एंड जैसे इन्वायरमेंटल कंडीशंस हो सकती हैं, हीट, कोल्ड, लाइट या एयर की कंडीशंस के अंदर क्या है वो इंटरेक्ट करेंगी तो चेंजेस आएंगे। तो इन्हीं को स्टडी करता है फूड साइंस। और किस चीज़ को डील करता है फूड साइंस? फूड साइंस हमारे को बताता है न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ डिफरेंट फूड्स। इसके अलावा कि हम किस तरीके से फूड को खराब होने से बचा सकते हैं, हम उनको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ब्रीफ डेफिनेशन ऑफ फूड साइंस। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन हमें पता है, न्यूट्रिशन तो एक साइंस है। और ये साइंस किस चीज़ को डील करती है? ये डील करती है कि किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स और फूड इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। किस तरीके से ह्यूमन बॉडी इंटरेक्ट करती है, ह्यूमन बॉडी इंटरेक्ट करती है फूड के साथ, तो उसी को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रिशन कहेंगे। अब बॉडी अगर इंटरेक्ट करती है फूड के साथ तो क्या होगा, जब भी हम खाना खाएंगे, जब भी हम फूड खाएंगे तो क्या होगा, वो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, इंट्रैक्शन कहेंगे। तो ओवरऑल ग्रोथ में मदद करेगा, प्रमोट करेगा, क्या हमारी ओवरऑल ग्रोथ को प्रमोट करता है, रिपेयर करता है टिश्यूज़ को और मेंटेन करता है ओवरऑल हेल्थ, ठीक है। दूसरा क्या है, इट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन बॉडी एंड न्यूट्रिएंट्स इन देयर फूड, digestion, absorption, assimilation, बायोसिंथेसिस, कैटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो इन सारी प्रोसेसेस को डील करता है क्या है, न्यूट्रिशन। इसके अलावा ये हमारे को बताता है कि डाइट कितनी इम्पोर्टेंट होती है हमारे डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए और मैनेज करने के लिए।
तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन इज अ साइंस ऑफ हाउ बॉडी process the food and nutrients to sustain life, promote growth, repair tissues, and maintain overall health. Also, it involves the study of the interaction between body and nutrients in the food and their digestion, absorption, assimilation, biosynthesis, catabolism, and excretion. इसके अलावा the diet role in preventing and managing diseases. नाउ अब हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, बायोसिंथेसिस, कैटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन. तो इन सारी प्रोसेसेस को कौन डील करता है? न्यूट्रिशन डील करता है. तो व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड सब्सटेंस इनटू द बॉडी. ठीक है, तो जब हमारा फूड जो भी हम इंजेस्ट कर रहे हैं, जो भी हम खा रहे हैं, वो टूट रहा है बॉडी के अंदर जाके. ठीक है, तो वो किस लिए टूट रहा है? एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, या फिर टिश्यू की ग्रोथ के लिए, या उसकी रिपेयर के लिए. तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? डाइजेशन कहते हैं. व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? तो जब हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, हमारा डिओडिनम के अंदर क्या हो जाएगा? डाइजेस्ट हो जाएगा. फिर फूड कहाँ जाएगा? जेजुनम में जाएगा. अब जेजुनम में जाके होता क्या है? वहाँ पर एब्जॉर्प्शन होती है. तो वहाँ से न्यूट्रिएंट्स का अपटेक होता है डाइजेस्टिव सिस्टम से, और वो कहाँ जाता है? ब्लड में जाता है, लीवर में जाता है, ब्लड में जाता है, और डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे जाकर क्या करता है? वो फंक्शन प्ले करता है. ठीक है, जैसे हो सकता है कि टिश्यूज को रिपेयर करने का काम करे, या हार्मोन बन जाए, या फिर एनर्जी दे, एटीपी दे, है ना. तो बहुत सारे काम हो सकते हैं. फिर आता है बायोसिंथेसिस. बायोसिंथेसाइज करता है. न्यूट्रिएंट क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर? बायोसिंथेसिस का काम करता है. बायोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का बनना. जैसे हमारा जो ग्लूकोज है वो किस में चेंज हो जाता है? ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है. किस में? ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है. कब? कहाँ जाके चेंज होता है? ये लीवर में चेंज होता है. और ये कब चेंज होता है? जब बहुत सारा ग्लूकोज इकट्ठा हो जाता है, तो ये हमारा ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है. और यही चीज़ क्या होती है? बाद में कैटाबोलाइज होती है. कैटाबोलाइज होती है. और किस कंडीशन में कैटाबोलाइज होती है? ये तब कैटाबोलाइज होती है, हमारा ग्लाइकोजन ग्लूकोज में चेंज हो जाता है. जब एक कंडीशन हो सकती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है. फिर दूसरा कब कंडीशन हो सकती है? ये तब कंडीशन हो सकती है जब आप भूखे हो. ठीक है, जब आपका फास्ट हो. ठीक है, जब आपने फास्टिंग कर रखी हो, तब भी क्या होगा? ग्लाइकोजन हमारा ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होगा, जब भी आपको रिक्वायरमेंट होगी ऑक्सीजन एनर्जी की. फिर आता है एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन इज द एक्सपेल आउट ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट या टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी, दैट इज एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन. ठीक है, तो यूरिन या नाइट्रोजन बेस्ड जो होता है हमारा, जो नाइट्रोजन वेस्ट होता है, वो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं. फिर आता है कैटाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म हमने देख लिया कि टूटना. ठीक है, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में टूटना इज नोन एज, ये एग्जाम्पल है. ठीक है, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में टूटना. या फिर हम और भी देख सकते हैं कि हमारा जो है फैटी एसिड फ्री फैट जो है फ्री फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो रहा है. फिर आता है एसाइमिलेशन. एसाइमिलेशन का मतलब होता है यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड बाय द बॉडी टिश्यू. यानी कि हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन हो गया, फिर वो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फिर वो हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा? यूटिलाइज होगा. उसी यूटिलाइजेशन को हम क्या कहते हैं? एसाइमिलेशन कहते हैं. यानी कि हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट का यूटिलाइजेशन क्या कहलाता है? एसाइमिलेशन कहलाता है, जिससे कि हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट नीड्स को फुलफिल हो पाए. नेक्स्ट इज व्हाट इज फूड. फूड क्या है? तो फूड कोई भी सॉलिड या लिक्विड चीज़ है. पर क्या हर सॉलिड और लिक्विड चीज़ फूड होती है? नहीं. तो वो जिसको हम सॉलो कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं, या एसाइमिलेट कर सकते हैं, जो हमारी बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करे, उसी को हम फूड कहेंगे. फूड जैसे फ्रूट्स हो सकता है, वेजिटेबल हो सकता है, ग्रेन्स, प्रोटीन यानी कि मीट्स, मिल्क, सी फूड, चॉकलेट्स या चिप्स, ये हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी या कोई ना कोई रोल प्ले करेंगे. ठीक है, एनर्जी देंगे. नहीं तो बॉडी बिल्डिंग फूड हो सकते हैं, या प्रोटेक्ट कर सकते हैं हमारे को डिफरेंट डिफरेंट
डिजीजेस से। तो ये होता है हमारे पास फूड। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ फूड। फूड की दो तरीके की प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, एक हो सकती है फिजिकल प्रॉपर्टी और एक हो सकती है केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? वो होती है जिसे आप मेजर कर सकते हो, जिसे आप ऑब्जर्व कर सकते हो विदाउट चेंजिंग द केमिकल स्ट्रक्चर। उसके अंदर कोई केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस नहीं होंगे, तो उसी को हम क्या कहेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज कहेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जब हीट, लाइट या एंजाइम या एसिड या किसी भी रिएक्शन की वजह से फूड में केमिकल चेंजेस आ जाएं। ठीक है, क्या आ जाए? केमिकल चेंजेस आ जाएं, तो उसी को हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फूड कहेंगे। तो दीज आर द लिस्ट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फूड। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? अपीयरेंस, टेक्सचर, मॉइस्चर कंटेंट, डेंसिटी एंड वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, थर्मल पॉइंट, फ्लो बिहेवियर या रियोलॉजी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फूड। वी विल डिस्कस वन बाय वन। ओके, सो फर्स्ट इज अपीयरेंस। अपीयरेंस क्या है? जो भी हम देख कर जज कर पा रहे हैं। जैसे इधर एक एग्जाम्पल है एवोकाडो का, ये हमारे पास ये फ्रेश है या फिर ये फ्रेश है, देखकर ही हम बता सकते हैं कि ये हमारे पास फ्रेश है और ये लग रहा है कि थोड़ा पुराना है। ठीक है, तो हम ऑब्जर्व करके फिजिकल ट्रेट ऑफ द फूड को जान सकते हैं कि क्या फ्रेश है। तो यही हमारी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है। देखकर, इसके अंदर हमने कोई केमिकली टेस्ट नहीं करा है, हम बस देखकर बता रहे हैं कि ये फ्रेश है और ये ओल्डर है। ओके, फिर आता है टेक्सचर। टेक्सचर क्या होती है? द माउथ फीलनेस, द माउथ फीलनेस ऑफ द फूड। ठीक है, तो माउथ में डालेंगे, ठीक है, जैसे हमने उसको इंजस्ट किया तो हम माउथ में फील कर पाएंगे उस फूड को, उसके टेक्सचर को। तो उसी को हम क्या कहते हैं? द टेक्सचर ऑफ द फूड। ठीक है, अब टेक्सचर ऑफ द फूड माउथ में तो फील होता ही है, और आप उसे देख कर भी जज कर सकते हो या आप उसे टच करके भी जज कर सकते हो। या तो आप उसको माउथ में फील कर सकते हो, टंग से फील कर सकते हो, या फिर आप उसे टच करके फील कर सकते हो, ठीक है, बाय हैंड, या फिर आप उसको आईज से सिर्फ और सिर्फ देख कर, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उसको देख कर भी जज कर सकते हो। ठीक है, देख कर भी जज कर सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल, स्मूथ हो सकता है टेक्सचर, क्रंची हो सकता है, ठीक है, सॉफ्ट हो सकता है, क्रिस्पी हो सकता है, क्रीमी हो सकता है, च्यूई हो सकता है, ठीक है, टेंडर हो सकता है, स्टिकी हो सकता है। देयर आर मेनी टेक्सचर, मॉइस्ट हो सकता है। ओके, तो बहुत सारे तरह के टेक्सचर होते हैं फूड के। नेक्स्ट इज मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द फूड। मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है? द वाटर दैट इज प्रेजेंट इन द फूड। ठीक है, तो ये हमारे को फ्रेशनेस के बारे में बताता है, फूड कितना फ्रेश है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इन दो एप्पल्स की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे तो ये हमारे को लगेगा कि ये तो फ्रेश है, पर ये भी फ्रेश लग रहा है क्या आपको? नहीं, ये फ्रेश नहीं है, ये ड्राइड है, ये ओल्ड है। ठीक है, इसको काफ़ी देर तक या तो प्रोसेस करा हुआ है या रखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे को फ्रेशनेस बताता है फूड का, मॉइस्चर कंटेंट। जैसे कि अगर हम देखेंगे फ्रेश फ्रूट्स का जो मॉइस्चर कंटेंट होता है ये ज़्यादा होता है। एप्पल को कट करोगे या वाटरमेलन को कट करोगे, उसके अंदर से क्या है? पानी निकलेगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे? मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द फूड। ब्रेड को देखेंगे तो उसका मॉइस्चर कम होता है, नट्स को देखेंगे तो उसका मॉइस्चर और ज़्यादा कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज डेंसिटी एंड द वॉल्यूम। व्हाट इज डेंसिटी एंड व्हाट इज वॉल्यूम? तो डेंसिटी होता है, डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एक मास में कितना वॉल्यूम है। देखो, अगर हमने सेम क्या लिया है? सेम एरिया लिया है, इधर भी सेम एरिया है, इधर भी सेम एरिया लिया है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर देखेंगे मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास है, यानी कि बहुत ही कॉम्पैक्टली पैक्ड है। ठीक है, जब मॉलिक्यूल्स बहुत ही कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, ठीक है, तो उनकी डेंसिटी हायर होती है। जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, ठीक है, दूर दूर होते हैं, तो उनकी डेंसिटी क्या होती है? लो होती है। अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम क्या होता है? स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द फूड। यानी कि मान लो एक फूड है, या फिर हम एक एग्जांपल नॉर्मल लेते हैं वॉल्यूम का। जैसे मान लो ये बॉटल है एक, या वेसल है, इसके अंदर जितना भी हमने पानी भर दिया, हमने क्या भर दिया? पानी भर दिया। अब जिसके अंदर, इसके अंदर जितना भी पानी आएगा वो ही इसका वॉल्यूम कहलाएगा। जैसे इसके अंदर अगर 1 ग्लास पानी आ गया, ठीक है, 1 ग्लास ऑफ वाटर इसके अंदर आ गया, तो इसकी वॉल्यूम 1 ग्लास के अकॉर्डिंग हो जाएगी।
ओके, तो जितना भी स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहा है, यानी कि एक प्लेट है, इस प्लेट के अंदर जितना भी खाना आ रहा है वो इसकी वॉल्यूम कहलाएगी। ठीक है, ओके। अब इसका एग्जाम्पल क्या आएगा फूड के अंदर? देखो, ऑयल जो है वो फ्लोट करता है वाटर पे, क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या होती है? लोअर होती है। ठीक है, ऑयल क्यों फ्लोट करता है पानी के ऊपर? हमने देखा ना, पानी अगर हम लेंगे, पानी, ठीक है, और हमने ऑयल लिया, ठीक है, हमने ऑयल और वाटर लिया और इन दोनों को हम मिक्स करेंगे तो क्या मिक्स होगा? नहीं होगा। ऑयल जो है वो पानी के ऊपर तैरने लगता है, राइट? क्यों तैरने लगता है? क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। इसकी डेंसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू वाटर। पानी के, ऑयल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं एज कम्पेयर टू वाटर। वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत ही कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, इसकी डेंसिटी कम होती है। अगर हम ब्रेड की बात करें तो ब्रेड की जो वॉल्यूम होती है वो कम होती है, क्यों? क्योंकि ब्रेड के अंदर मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, क्यों? क्योंकि उसके अंदर एयर स्पेस होता है। देखा है ब्रेड कितनी सॉफ्ट होती है, उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्रीजिंग पॉइंट। अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, दैट इज TF से हम इसे डिनोट कर सकते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके अंदर हमारा लिक्विड फूड सॉलिड में चेंज होने लगेगा, तो उसी को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे, जब वो आइस क्रिस्टल बनने लगे। ठीक है, जब आइस क्रिस्टल हमारा बनने लगता है, लिक्विड से, लिक्विड स्टेट से हमारा आइस क्रिस्टल बनने लगेगा, तो उसी को हम, उस स्टेज को हम, या उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि हमारे को फ्रोजन फूड के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर बताता है। ये बताता है कि मान लो ये आइस है, ये आइस कितने डिग्री सेल्सियस पे हमारा स्टोर होना चाहिए, तो ये हमारे को किससे पता लगता है? फ्रीजिंग पॉइंट से पता लगता है। फिर इसके अलावा ये टेक्सचर को भी क्या करता है? अफेक्ट करता है। जैसे आइसक्रीम अगर एक स्पेसिफिक फ्रीजिंग पॉइंट पर होगी तो वो स्मूथ होगी, राइट? अगर हम देखेंगे कि शुगर और सॉल्ट, शुगर और सॉल्ट क्या करते हैं? फूड को उसके फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर कर देते हैं। अगर हम कंपेयर करते हैं आइस को, और अगर हम कंपेयर करते हैं आइसक्रीम को, तो आइसक्रीम के अंदर क्या होती है? शुगर होती है, राइट? और आइस के अंदर कोई शुगर नहीं होती है, आइस के अंदर सिर्फ और सिर्फ वाटर होता है। तो इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करते हैं इनके फ्रीजिंग पॉइंट का, तो क्या बर्फ़ पहले जमेगी या आइसक्रीम पहले जमेगी? तो वाटर पहले जमता है, क्यों? क्योंकि इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है एज कम्पेयर टू आइसक्रीम। आइसक्रीम का लोअर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज हमारे पास TM, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जब हमारा सॉलिड लिक्विड में चेंज होने लगे। जिस पॉइंट पर सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? ये हमारे को फैट की क्वालिटी के बारे में बताता है, यानी कि फैट हमारा किस क्वालिटी का है। फैट हमारा सेचूरेटेड है या फैट हमारा अनसेचूरेटेड है। ठीक है, अब सेचूरेटेड एंड अनसेचूरेटेड, दीज आर दी क्वालिटी ऑफ द फैट। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेचूरेटेड में क्या होता है? हमारे पास सिंगल बॉन्ड होता है, पर अनसेचूरेटेड में क्या होता है? कार्बन कार्बन में हमारे पास डबल बॉन्ड होता है। तो ये हमारा गुड फैट होता है, ठीक है, और ये हमारा बैड फैट होता है। ठीक है, तो ये हमारे को बताता है क्या? इंडिकेट करता है क्वालिटी ऑफ फैट को। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट अगर हम देखेंगे किसका कम होगा और किसका ज़्यादा होगा। देखो, सेचूरेटेड फैट जो है ये हमारा जल्दी, ये हमारा क्या है? ये जल्दी मेल्ट होता है, क्योंकि ये क्या होता है? हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होता है। और सेचूरेटेड फैट क्या होता है हमारे पास? सॉलिड फॉर्म। ठीक है, तो सेचूरेटेड फैट हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं घी, इसके अलावा हम क्या ले सकते हैं? कोकोनट ऑयल। ठीक है, तो कोकोनट ऑयल और घी अगर हम देखेंगे तो सॉलिड फॉर्म में होता है, ये हमारे को क्वालिटी इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, और अगर हम अनसेचुरेटेड की बात करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, सब क्या है? लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, और कैनोला ऑयल, तो ये सारे ऑयल अगर हम देखेंगे तो ये सारे ऑयल हमारे अच्छे ऑयल होते हैं, या फिश ऑयल भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑयल हमारे पास क्या है? अनसेचुरेटेड है, क्वालिटी बताता है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास डिटरमाइन दी स्प्रेडेबिलिटी ऑफ बटर एंड मार्जरीन्स। अगर हम देखेंगे कि बटर और मार्जरीन्स की स्प्रेडेबिलिटी के बारे में मेल्टिंग पॉइंट बताएगा। कैसे बताएगा? जैसे अगर हमारा बटर जो है वो हमारा फ्रीज्ड है, क्या है? हमारा फ्रीज्ड है, तो वो स्प्रेड नहीं हो पाएगा।
लेकिन जैसे जिस पॉइंट पर वो मेल्ट होने लगेगा उस पॉइंट पे वो क्या होने लगेगा, जैसे जैसे वो मेल्ट होने लगेगा उसकी स्प्रेडेबिलिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। दूसरा क्या है, ये माउथ मेल्ट होता है। जैसे चॉकलेट जो होती है वो हमारी माउथ मेल्ट हो जाएगी, यानी कि टेक्सचर के बारे में बताता है हमारा क्या, मेल्टिंग पॉइंट। देखेंगे चॉकलेट जो है वो हमारा मेल्ट होता है 30 से 32 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये स्मूथ हो जाएगा। जब हम माउथ में इसको रखेंगे इस डिग्री सेल्सियस पे तो वो क्या हो जाएगा, स्मूथ होने लगेगा। मेल्ट होगा तो चॉकलेट स्मूथ होने लगती है। फिर आता है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो एक ऐसा पॉइंट जिसमें हमारा लिक्विड वेपर में चेंज होने लगे, ठीक है। टेम्परेचर एट विच द लिक्विड फूड बिगिंस टू बॉयल इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। ये आपको क्या बताता है, डिटरमाइन द कुकिंग टाइम। ये आपको बताएगा कि कितनी देर तक आपको कुक करना है, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या बताता है कि अफेक्ट करता है ये डिजॉल्व सब्सटेंस, ठीक है, अफेक्टेड बाय डिजॉल्व सब्सटेंस। जैसे एडिंग शुगर और सॉल्ट टू दी बॉइलिंग वाटर रेजेस दी बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या कर देता है, अगर आप शुगर या सॉल्ट बॉइलिंग वाटर के अंदर डालेंगे तो इससे बॉइलिंग पॉइंट रेज हो जाएगा, इससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ओके, नाउ वाटर नॉर्मली बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, बट सिरप को हायर टेम्परेचर चाहिए। वो 100 पे नहीं बॉईल होएगा, उसको और हायर टेम्परेचर चाहिए डिसॉल्व होने के लिए। क्यों, क्योंकि उस हीट होने के लिए। क्यों, क्योंकि उसके अंदर डिसॉल्व्ड शुगर होती है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फूड। व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी? स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है द डेंसिटी ऑफ द वाटर, ठीक है। फूड के जो वाटर की जो डेंसिटी होती है, यानी वाटर के जो मॉलिक्यूल्स आसपास लगे हुए हैं, अपॉन में द डेंसिटी ऑफ द फूड। फूड कितना डेंस है, ठीक है। अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो इसी को हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फूड कहेंगे, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द फूड, यानी कि फूड कितना डेंस है। डेंसिटी मतलब घनत्व होता है, फूड के अंदर मॉलिक्यूल्स कितने घने हैं, ठीक है। तो दैट इज डेंसिटी ऑफ द फूड अपॉन में डेंसिटी ऑफ द वाटर एट द सेम टेम्परेचर। किस पे, एट द सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पे। वाटर को ऐसा नहीं कि बॉईल करके रख दिया है, फूड को हमने गर्म करके रख दिया है या ठंडा रख दिया है, ऐसे नहीं, सेम टेम्परेचर पर हमें देखना है। अब ये किस लिए होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है फूड के अंदर? इट इज यूज टू मेजर दी फूड राइपनेस। इससे पता लगता है कि फूड कितना पका हुआ है। दूसरा, इट हेल्प्स टू चेक द बेटर क्वालिटी। इससे हमें पता लगता है कि फूड जो है उसकी अगर मान लो हमने जैसे बैटर बनाया, केक का बैटर बनाया, तो केक के बैटर की जो क्वालिटी है वो हमारे को स्पेसिफिक ग्रेविटी से पता लगेगी, यानी कि वो कितना कितना गाढ़ा है। ओके, फिर आता है डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ द मिल्क, जूसेस एंड सिरप। इससे आप पता कर सकते हो कि मिल्क, जूस और सिरप के अंदर कितना कंसंट्रेशन है। ओके, अब इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम लोग, जैसे मिल्क की एक स्पेसिफिक क्या है ग्रेविटी पर, ठीक है, दैट इज 1.03, मीटिंग इट स्लाइटली डेंसर देन द वाटर। इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक ग्रेविटी पर क्या है, देखेंगे कि जो हमारे पास वाटर है दैट इज मीनिंग इट इज स्लाइटली डेंसर देन द वाटर। मिल्क का जो अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेंगे दैट इज डेंसर देन द वाटर। क्या है, डेंस है वाटर से। फिर आता है हमारे पास थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। थर्मल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, थर्मल मतलब हीट कंडक्टिविटी, दैट इज हाउ फूड एब्जॉर्ब, स्टोर एंड कंडक्ट हीट। किस तरीके से फूड हमारा हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट को स्टोर कर रहा है और कंडक्ट कर रहा है, दैट इज नोन एज द थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ द फूड। अब इसे एग्जांपल देखेंगे, देखो मीट जो है वो हमारा क्या है, फास्टर बर्न होता है या फास्टर हीट होता है एज कंपेयर टू वेजिटेबल। ऐसा क्यों? मीट की थर्मल अगर प्रॉपर्टीज देखेंगे तो मीट जो है वो जल्दी गर्म होता है या जल्दी हीट एब्जॉर्ब करता है वेजिटेबल से। ऐसा क्यों? क्योंकि मीट के अंदर जो प्रोटीन होता है वो बहुत ज़्यादा डेंस होता है। अगर हम वेजिटेबल्स की देखें तो वेजिटेबल्स क्यों कम होती है? क्यों? वेजिटेबल्स के अंदर एयर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है और एयर क्या करती है, हमेशा इंसुलेशन का काम करती है, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम देखेंगे तो हीट जो होता है वो मीट जल्दी हो जाता है एज कम्पेयर टू वेजिटेबल्स। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, तो दूसरा क्या है, पोटैटोज। जो आलू होते हैं इनको लंबा टाइम लगता है कुक करने के लिए, ठीक है। अब food with higher moisture content like strawberries and potato fresh
फ्लैश जनरली हैव हायर थर्मल कंडक्टिविटी। अब देख, अगर हम इधर कंडक्टिविटी की, थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यूज देखेंगे तो देखो वाटर की जो कंडक्टिविटी होती है ना, इट इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, पानी, गर्म पानी के अंदर हम देखेंगे, पानी के अंदर कुछ भी डालेंगे जल्दी गर्म होगा। अगर हम वेरस फैट की बात करते हैं तो फैट, तेल जो होता है, यानी कि फैट जो होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ठीक है, उसके अंदर बहुत जल्दी नहीं गर्म होगा, गर्म होगा लेकिन इट इज़ अ पुअर कंडक्टर। पर अगर हम एयर के अंदर करेंगे तो इट इज़ वेरी पुअर। ठीक है, एयर के अंदर बहुत ही देर में गर्म होगा। इस तरीके से हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं कि फूड का जिसका हायर मॉइस्चर कंटेंट है, यानी कि जिसके अंदर ज़्यादा पानी है, जैसे कि अगर हम देखेंगे स्ट्रॉबेरी, पोटैटो, फ्लैश, ठीक है, इनकी हायर कंडक्टिविटी होती है, हायर थर्मल कंडक्टिविटी होती है। अगर हम लो मॉइस्चर फूड की बात करें, जैसे बटर की बात करते हैं या बीफ की बात करते हैं, जो कि फ्रीज ड्राइड बीफ है, इनका जो हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट है वो कम होता है, इसी वजह से इसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी हमारे पास कम होती है। ओके, नेक्स्ट इज फ्लो बिहेवियर, जिसे हम रियोलॉजी भी कहते हैं। व्हाट इज फ्लो बिहेवियर? फ्लो बिहेवियर होता है कि हमारा जो लिक्विड है या सेमी सॉलिड फूड है वो किस तरीके से अंडर फोर्स में फ्लो कर रहा है। जैसे अगर हम हनी की बात करते हैं, अगर हम हनी की बात करते हैं तो इट इज विस्कस। विस्कस क्या होता है? गाढ़ा होता है, विस्कस होता है। ठीक है, इसको जो है ना फैलने में टाइम लगता है। ठीक है, इसको फ्लो करने में, फ्लो जो होता है ये लेट होता है। ठीक है, एज कंपेयर टू अगर हम देखेंगे वाटर या जूस ले लें। ठीक है, वाटर और जूस ले लें, एक ग्लास में हमारे पास वाटर और जूस है और एक ग्लास में हमारे पास हनी है, तो कौन पहले नीचे गिरेगा? ठीक है, तो पहले कौन नीचे गिरेगा? वाटर और जूस गिरेगा, उसके बाद हनी। क्यों? क्योंकि उसका जो फ्लो बिहेवियर अगर हम देखेंगे सेमी सॉलिड और लिक्विड का अगर हम देखेंगे तो हनी जो है वो हमारा हाई विस्कस होता है और जूस या वाटर देखेंगे तो ये हमारे पास लो विस्कस होता है। नेक्स्ट आती है हमारे पास द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फूड। ठीक है, तो दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, दैट इज पीएच, हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर एंड फैट्स, शुगर एंड स्टार्चेस, hydrogenation of fat, coagulation and hydration of protein, water activity, fermentation, starch dispersion, pectin formation, enzymatic browning or non-enzymatic browning, oxidation and solubility. We will study one by one. फर्स्ट इज पीएच। तो पीएच क्या होता है? पीएच होता है एसिड एंड एल्कलाइनिटी ऑफ द फूड। ये हमारे फ्लेवर, स्टेबिलिटी, कलर एंड माइक्रोबियल ग्रोथ को अफेक्ट करती है। जैसे अगर हम देखेंगे लेमन का पीएच क्या होता है? लो होता है। देखो यहाँ पर हम देखेंगे लेमन का पीएच सिर्फ और सिर्फ 2 आ रखा है। मिल्क का देखेंगे ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है, यानी कि 6। ठीक है, वाटर का न्यूट्रल होता है 7। इसी तरीके से हम एग वाइट का देखेंगे तो ये आगे एल्कलाइनिटी, एल्कलाइनिटी 7 के बाद आ जाता है। यहाँ से जाएगा एल्कलाइनिटी और यहाँ से आएगा एसिडिक। इसी से अफेक्ट होते हैं हमारे बैक्टीरियल ग्रोथ या माइक्रोबियल कह सकते हैं ग्रोथ अफेक्ट होता है और फ्लेवर अफेक्ट होता है। ठीक है, अगर हम एसिडिक में आएंगे तो ज़्यादा खट्टा होने लगेगा, है ना। कलर अफेक्ट होता है। ठीक है, राइट। फिर आता है हमारे पास हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर एंड स्टार्चेस। शुगर एंड स्टार्चेस का हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है केमिकल ब्रेकडाउन। ठीक है, केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दैट इज शुगर एंड स्टार्चेस इनटू द सिंपलर मॉलिक्यूल बाय द एडिशन ऑफ वाटर। जैसे अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो अगर हम देखते हैं कि सुक्रोज है, यहाँ पर सुक्रोज किस में ब्रेक डाउन होता है? सुक्रोज इज अ डाइसेकेराइड। ओके, तो ये किस में ब्रेक डाउन होगा? ये हमारा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में ब्रेक डाउन होगा। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं लैक्टोज, तो लैक्टोज किस में ब्रेक डाउन होता है? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में ब्रेक डाउन होता है। इसी तरीके से माल्टोज की अगर हम बात करते हैं, माल्टोज इज ऑल्सो अ डाइसेकेराइड, जो कि हमारे पास ग्लूकोज एंड ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होता है। तो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन क्या कहलाता है? हाइड्रोलिसिस। ये कार्बोहाइड्रेट का नहीं, बेसिकली ब्रेक डाउन को ही हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होना बाय द एडिशन ऑफ वाटर। यहाँ पर देख रहे हैं हम H2O ऐड हो रहा है। ठीक है, जब H2O ऐड होता है, वाटर ऐड होता है, ठीक है, जब इसके अंदर एंजाइम, एसिड्स और हीट भी प्रोड्यूस हो रही है या यूज हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोलिसिस कहेंगे। अब इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग, हमने देख ही लिया है कि हाइड्रोलिसिस जैसे ग्लूकोज ड्यूरिंग डाइजेशन क्या होता है? माल्टोज, स्टार्च हाइड्रोलाइज होता है माल्टोज के अंदर, उसके बाद ग्लूकोज
के अंदर कन्वर्ट होगा ड्यूरिंग डाइजेशन व्हेन एक्सपोज टू दी अमाइलेज एंजाइम, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सुक्रोलोज। जैसे अब सुक्रोज जो है वो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इन द प्रेजेंस ऑफ सुक्रेज। सुक्रेज क्या है हमारे पास, सुक्रेज एंजाइम है, एंजाइम असिस्ट करेगा इनको कन्वर्ट करने के लिए। तो दिस इज हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर एंड स्टार्चेस, यानी कि सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना। यानी कि ये हमारे पास क्या थे, डाई, और अब ये क्या बन गए हमारे पास, मोनो बन गए, यानी कि छोटे छोटे बन गए। डाई मतलब 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बना था, और अब ये क्या है हमारे पास, सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल्स बन गए। इसी को हम हाइड्रोलिसिस कहेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास हाइड्रोजनेशन ऑफ फैट। व्हाट इज हाइड्रोजनेशन? हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो जब हम फैट्स के अंदर हाइड्रोजन को ऐड करते हैं उसी को हम हाइड्रोजनेशन कहते हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है बेसिकली, तो जो हमारे अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, फैट्स होते हैं अनसेचुरेटेड, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड जो था वो अब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा हमारे पास, जैसे ये हमारा लिक्विड में था तो ये हमारा सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजनेशन कहते हैं। इसका एक एग्जांपल लिया जाता है कि जो हमारे वेजिटेबल ऑयल्स हैं वो वनस्पति में कन्वर्ट हो जाएगा या मार्जिन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है कोगुलेशन एंड हाइड्रेशन ऑफ प्रोटीन। कोगुलेशन के अंदर अगर हम देखते हैं व्हाट इज कोगुलेशन, कोगुलेशन मतलब जब हम प्रोटीन को हीट करते हैं एसिड के साथ या फिर किसी एंजाइम के साथ एक्सपोज करते हैं तो क्या होता है, प्रोटीन हमारा कोगुलेट हो जाता है, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर क्या होने लगेगा, टूटने लगेगा प्रोटीन का, उसी को हम क्या कहते हैं, कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, लिक्विड जो है वो सेमी सॉलिड या सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इधर हम देखेंगे एग, अगर हम एग देखते हैं तो इधर क्या है हमारे पास, लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। अगर हम एग वाइट देखेंगे इधर ये लिक्विड फॉर्म में है, और जब हमने इसको हीट किया तो हीट करने के बाद ये कोगुलेट हो जाएगा और ये सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जब हम इसे ऑमलेट बनाते हैं तो हम इसे हीट करते हैं तो क्या है, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। फिर आता है हमारे पास हाइड्रेशन ऑफ प्रोटीन। हाइड्रेशन ऑफ प्रोटीन मतलब, हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर, यानी कि H2O का ऐड होना, यानी कि वाटर का ऐड होना। तो प्रोटीन की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये हाइड्रेट करता है, यानी कि क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है और क्या करता है, एक्सपेंड कर लेता है अपने साइज। इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि जब आप रात को दाल भिगो के रखते हो या राजमा या कोई भी दाल भिगो के रख रहे हो तो अगले दिन देखेंगे तो वो फूल जाती है। तो इसी को हम हाइड्रेशन कहते हैं, ये एक प्रॉपर्टी है प्रोटीन की। ओके, नेक्स्ट आता है वाटर एक्टिविटी। वाटर एक्टिविटी की बात करते हैं तो व्हाट इज वाटर एक्टिविटी, तो वाटर एक्टिविटी होता है फ्री वाटर अवेलेबल फॉर दी माइक्रोब्स, ठीक है, या फिर फ्री वाटर अवेलेबल इन फूड इज नोन एज वाटर एक्टिविटी। जैसे वाटर एक्टिविटी की बात करते हैं तो अगर हम फ्रेश फ्रूट्स की बात करें, अगर हम फ्रेश फ्रूट्स की बात करेंगे तो फ्रेश फ्रूट्स की अगर हम वाटर एक्टिविटी की बात करते हैं तो इट इज़ वेरी हाई, इट इज़ वेरी हाई। और वाटर एक्टिविटी हाई होने का मतलब क्या है, क्योंकि उस अंदर बहुत ज़्यादा पानी अवेलेबल है। अगर हम फ्रेश फ्रूट्स की बात करेंगे, हरी सब्जियों की बात करेंगे तो उनके अंदर मॉइस्चर बहुत अच्छा होता है, यानी कि उसकी वाटर एक्टिविटी ज़्यादा होती है। वाटर एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो इससे क्या होगा, इससे बैक्टीरिया की ग्रोथ भी जल्दी होती है। ओके, यानी कि उसे आपको विद इन 1 to 2 डेज इसको कंज्यूम भी करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, ये स्पॉइल हो जाएगा। अगर हम देखते हैं डिफरेंट वाटर एक्टिविटी तो देखते हैं इधर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की वाटर एक्टिविटी देखेंगे तो इट्स वेरी हाई। मीट की वाटर एक्टिविटी हाई। मीडियम वाटर एक्टिविटी देखेंगे तो ग्रेन्स की होती है या मीट प्रोसेस्ड फूड्स की अगर हम देखते हैं। लो वाटर एक्टिविटी देखेंगे तो ड्राई फ्रूट्स जो ड्राइड होती है उनके अंदर वाटर कम होता है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन क्या होती है, फर्मेंटेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस होती है जिसके अंदर हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे हम देख सकते हैं बैक्टीरिया, यीस्ट या मोल्ड, ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देते हैं किस चीज़ के अंदर, ग्लूकोज, एसिड और गैसेस भी प्रोड्यूस करते हैं। और ये होता कब है, इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जब आप क्या करते हो, एक आपने डब्बा लिया, इसके अंदर क्या किया आपने, वेजिटेबल्स डाली,
और इसके अंदर बैक्टीरिया डाला, यीस्ट डाला या मोल्ड डाला। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पिकल, पिकल करने के लिए आप क्या करते हो, इसके अंदर अचार अगर आप बनाते हो तो आप क्या करते हो, इसके अंदर हमने वेजिटेबल डाली या कोई भी हमने फ्रूट डाला, ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, इसके अंदर सॉल्ट डाला, ठीक है, सॉल्ट डाला और या फिर शुगर डाली, ठीक है, और एसिड डाला और हमने इसको क्लोज कर दिया। जब हमने इसको क्लोज किया और हमने इसको एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रखा, यानी कि इसके अंदर हमने एयर नहीं डाली, तो क्या होने लगेगा, फर्मेंट होने लगेगा, ठीक है। दूसरा एक एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे मिल्क का, तो मिल्क जो है वो कर्ड में कब कन्वर्ट होती है, जब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया उसके ऊपर वर्क करेगा, ये भी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन कई तरीके का हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो सकता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो सकता है, ठीक है, लिख सकते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो सकता है, ओके, और लैक्टिक एसिड या हम इसको एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन भी कह सकते हैं, ठीक है, और एनारोबिक फर्मेंटेशन होता है, ठीक है, तो ये सारी फर्मेंटेशन के टाइप्स होते हैं। फिर आता है हमारे पास स्टार्च डिस्पर्शन। स्टार्च डिस्पर्शन क्या होता है, तो स्टार्च डिस्पर्शन वो होता है जब हमारे स्टार्च ग्रेन्यूल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर को और स्वेल अप हो जाते हैं, यानी कि क्या हो जाते हैं, वाटर लेंगे और अपने साइज को बड़ा कर लेंगे, स्वेल हो जाएंगे और डिस्पर्स हो जाएंगे, ठीक है, क्या होने लगेंगे, डिस्पर्स होने लग जाएंगे, घुलने लग जाएंगे अपॉन हीटिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम सैगो लेते हैं, सैगो लेते हैं, सैगो मतलब क्या है हमारे पास, साबुदाना, है ना, तो अगर हम साबुदाने को लेते हैं और हम उसको एक पैन में रख के क्या करते हैं, पानी में डालते हैं, इसको वाटर के अंदर डालते हैं, तो क्या ये घुलने लगेगा, नहीं, तो इसको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हीट की ज़रूरत पड़ेगी। जब हम इसका टेम्परेचर रेज करेंगे तो ये ग्रैन्यूल्स क्या होने लगेंगे, घुलने लगेंगे, अपना साइज बढ़ाने लगेंगे और एक दूसरे में चिपकने लगेंगे, अपना स्ट्रक्चर को लूज करने लगेंगे, हाइड्रोजन क्या है, लूज होने लगेगा। अब इसको अगर हमने ठंडा किया तो क्या होगा, ठंडा होने के बाद ये जिस भी बर्तन में रहेगा उसी की ही शेप ले लेगा, ठीक है, और क्या होगा, अपने साइड से पानी छोड़ने लगेगा, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सिनर्सिस कहते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, इट्स जस्ट अ ब्रीफ, ओके। तो कॉर्नफ्लावर अगर हम देखते हैं ये थिक कर देता है सूप ग्रेवी को, इधर एग्जाम्पल दे रखा है, तो बिल्कुल सही है कि स्टार्च डिस्पर्शन अगर हम देखेंगे तो स्टार्च क्या है हमारे पास, कॉर्न स्टार्च होता है, कॉर्नफ्लावर होता है, ये हम ग्रेवीज में डालते हैं। फॉर एग्जांपल हम मंचूरियन वगैरह बनाते हैं, तो मंचूरियन के अंदर हम क्या करते हैं, जब हम ग्रेवी प्रिपेयर कर रहे होते हैं मंचूरियन की, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, कॉर्न कॉर्नफ्लावर यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, कॉर्नफ्लावर। ये क्या करता है, थिक कर देता है, क्या कर देता है, सॉल्यूशन को थिक कर देता है, तो यही हमारा स्टार्च डिस्पर्शन कहलाता है, यानी कि कॉर्न स्टार्च क्या करता है, डिस्पर्स करने में मदद करता है, सॉल्यूशन को थिक करता है। फिर आता है हमारे पास पैक्टिन फॉर्मेशन। व्हाट इज पैक्टिन फॉर्मेशन, तो पैक्टिन फॉर्मेशन का मतलब होता है जो हमारे फ्रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जेल लाइक सब्सटेंस बनाते हैं जब वो शुगर या एसिड के साथ इंटरेक्ट करेंगे, उसी को हम पैक्टिन फॉर्मेशन कहते हैं। यानी कि जो हमारे फ्रूट्स होते हैं, स्पेशली सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, बेसिकली हमारे जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं वो हमारे पैक्टिन फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि जेल बनाने में मदद करते हैं, ठीक है, जेल एंड जेली फॉर्मेशन आर दी एग्जाम्पल्स, ओके। नेक्स्ट आता है ब्राउनिंग रिएक्शन। ब्राउनिंग रिएक्शन हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं एंजाइमेटिक और एक होते हैं नॉन एंजाइमेटिक। एंजाइमेटिक क्या होते हैं, तो एंजाइमेटिक होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इधर एक एग्जांपल दे रखा है एप्पल का, हमने इधर एप्पल को कट करके रखा, ठीक है, तो एप्पल को जब हम कट करेंगे तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, बाहर इन्वायरमेंट के साथ रिएक्ट करेगा, तो इसके ऊपर एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम होता है पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज। ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और ब्राउन कलर का पिगमेंट फॉर्म करता है अपने सरफेस पर, इसी को हम एंजाइमेटिक ब्राउनिंग कहते हैं और ये अनडिजायरेबल होता है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग के अंदर आ सकता है जैसे मिलार्ड रिएक्शन और कैरमलाइजेशन। मिलार्ड रिएक्शन क्या होता है, मिलार्ड रिएक्शन वो होता है जब हमारा जो शुगर है
वो क्या होगा, जो हमारा शुगर, इधर एग्जाम्पल दे रखा है इधर हमारा ब्रेड के साथ, ठीक है, जो शुगर है वो हमारा अमीनो एसिड के साथ यानी कि प्रोटीन के साथ रिएक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हमने दूध लिया, मिल्क लिया, और उस मिल्क को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। जब हम मिल्क को काफ़ी देर तक हीट करते हैं, जब हम मान लो खोआ बना रहे हैं हम लोग, या फिर मावा जिसे खोआ कहते हैं, दूध को हमने क्या किया, हीट किया एक पैन के अंदर काफ़ी देर तक। अब क्या होगा, ये ब्राउन कलर का कन्वर्ट होने लगेगा। किस कलर का कन्वर्ट होने लगेगा, ये ब्राउन कलर में कन्वर्ट होने लगेगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे, मिलार्ड रिएक्शन कहेंगे। फिर आता है हमारे पास कैरेमलाइजेशन। कैरेमलाइजेशन शुगर और शुगर एसिड के बीच में रिएक्शन को बोलते हैं। यानी कि जब हमने चीनी को डायरेक्टली हमने शुगर लिया और शुगर को हमने पैन में लेकर हीट कर दिया, तो इसके अंदर शुगर और शुगर एसिड्स रिएक्ट करते हैं और क्या करते हैं, शुगर को ब्राउन कलर देते हैं। और ये थोड़ा कड़वा हो सकता है टेस्ट में, बिटर हो सकता है टेस्ट में, इसी को हम कैरेमलाइजेशन कह सकते हैं। देखो मिलार्ड रिएक्शन के अंदर एग्जांपल दे रखा है कि ब्रेड क्रस्ट ब्राउनिंग हो सकती है, और कैरेमलाइजेशन के अंदर क्या हो सकता है, कैरेमल हम बना सकते हैं मेड फ्रॉम द शुगर। ओके, now next is oxidation. What is oxidation? Oxidation is the chemical reaction. The food react with the oxygen. अभी हमने देखा था कि एक हमने फ्रेश एप्पल लिया, उसको हमने कट किया, कट करने के बाद जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, यानी कि इसके ऊपर क्या होगा, ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा, इसी को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। अब ऑक्सीडेशन से क्या होता है, हमारे पास रेंसिडिटी होती है, यानी कि रेंसिडिटी हो जाती है, ब्राउनिश कलर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ऑयल हमारा रेंसिड हो जाता है ना, ऑयल क्या होने लगेगा, रेंसिड होने लगेगा। इसी तरीके से ब्राउनिंग होने लगेगी और न्यूट्रिएंट लॉस होने लगेगा और फ्लेवर भी अच्छा नहीं आएगा। अब इसके एग्जांपल क्या है, ऑयल टर्निंग रेंसिड और कट एप्पल्स टर्निंग ब्राउन, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सॉल्युबिलिटी। देखो सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी है किसी भी सब्सटेंस का यानी कि सॉल्यूट का किसी भी लिक्विड यानी कि सॉल्वेंट के अंदर घुलने को, एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बनाने को हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। यानी कि ये हमारे पास शुगर है और ये हमारे पास वाटर है, जब हमने इसको इसके अंदर डाला तो ये इसके अंदर जाके घुल गया, तो इसी को हम क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी कहेंगे। ये किस पर डिपेंड करता है, जैसे मान लो टेम्परेचर है, हमने क्या किया, पानी के अंदर चीनी डाली और उसको हमने हीट किया तो बहुत जल्दी घुल जाएगा, राइट। इस तरीके से टाइप ऑफ सॉल्यूट, किस तरीके का सॉल्यूट है, किस तरीके का सॉल्वेंट है, क्या उसका पीएच है, क्या वो एसिडिक है, एल्कलाइन है, उसका कंसंट्रेशन कितना है, तो ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है हमारे पास सॉल्युबिलिटी। फिर आता है इन फूड द केमिस्ट्री। इन फूड केमिस्ट्री द सॉल्युबिलिटी अफेक्ट्स, किस किस चीज़ पर अफेक्ट करता है, देखो स्वीटनेस। अगर हम शुगर को देखेंगे तो शुगर डिजोल्व इन सलाइवा टू प्रोड्यूस मोर स्वीटनेस। अगर हमने शुगर को माउथ में रखा और सलाइवा के साथ डिजोल्व हो गया, जल्दी डिजोल्व हुआ, तो वो ज़्यादा स्वीट माना जाएगा। फिर टेक्सचर की अगर हम बात करें तो सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स डिजोल्व एंड क्रिएट मोर स्मूथ टेक्सचर। ठीक है, तो जो सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स होते हैं हमारे पास वो जल्दी डिजोल्व हो जाते हैं और एक स्मूथ टेक्सचर देते हैं, सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स। ओके, फिर माउथ फीलनेस की अगर हम बात करते हैं तो सॉल्युबल कंपोनेंट्स क्रिएट अ यूनिफॉर्म माउथ फील। ओके, तो सॉल्युबल कंपोनेंट्स जो होते हैं ये क्रिएट करते हैं एक सॉल्युबल यूनिफॉर्म माउथ फील। ओके, नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी कैसे सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेगा, देखो फूड जितना ज़्यादा सॉल्युबल होगा, ठीक है, जैसे हमारे फैट सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं, वाटर सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं, अगर वो घुलेंगे ही नहीं तो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी कैसे होगी, तो इसीलिए न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी भी अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी। ओके, नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ बेवरेजेस एंड सॉसेस। क्योंकि अगर हम देखेंगे कि गुड सॉल्युबिलिटी जो होगी ये पार्टिकल्स को क्या करती है, इवनली डिस्पर्स कर देती है, तो दिस इज द सॉल्युबिलिटी। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग and subscribe for latest updates and more classes. We will discuss next topic in our next class, that is we will discuss the quality evaluation of food in the next chapter. Okay, thank you for watching. Have a great day. Keep studying.